जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में होने वाली है बात आपकी एक्सरसाइज की, टेस्ट योरसेल्फ 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। तो इस वीडियो को ज़रा देखते रहिएगा। अगर आपने चैप्टर तैयार कर लिया है या मुतलका टॉपिक तैयार कर लिया है तो इन सारे सवालों के जवाब आपको रिटन मिलेंगे। इसके अलावा आपको इस कह लें कि जो नोट्स हैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो लिहाजा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन्स इन इट? तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। आपको मैं बात बताता चलूँ, हाइड्रोजन के जो है वो बेसिकली तीन जो है आइसोटॉप्स होते हैं और उन तीन आइसोटॉप्स में जो है कह लें कि न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे लेट्स से दैट कि P इज इक्वल्स टू 1, P इज इक्वल्स टू 1, P इज इक्वल्स टू 1, एक न्यूट्रॉन है। यहाँ पे N इज इक्वल टू 0, इसे हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहेंगे, न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ न्यूट्रॉन जो है 1 हो जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यू जो है ये हो जाएगी 2। तो लिहाजा ये एक न्यूक्लियस बन गया, ये भी एक न्यूक्लियस बन गया और ये भी एक न्यूक्लियस बन गया। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिहाजा अब आप देख सकते हो कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक प्रोटॉन है, लेकिन फ़र्क किधर आ रहा है? न्यूट्रॉन में। ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन यानी आम हाइड्रोजन जो कि 99% तकरीबन पाई जाती है, और इसे हम कहते हैं प्रोटियम। ये आइसोटॉप है हाइड्रोजन का और इसका मैस है 1, 1। और जबकि ये है हमारे पास ड्यूट्रियम, और ड्यूट्रियम में अगर आप कहो कि हाइड्रोजन जो है इसका मैस 1, 2 होगा, क्योंकि 1, 1, 2 हो जाएंगे और प्रोटॉन ऊपर 1 है, यानी Z की वैल्यू क्या है? 1 है और A की वैल्यू क्या है? 2 है। और इससे जो पानी बनेगा उसे हैवी वाटर कहा जाएगा। ये आइसोटॉप इसमें न्यूट्रॉन होता है। तो ये लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। प्रोटियम में नहीं होता लेकिन ड्यूट्रियम में होता है। और ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है ट्रिटियम, और इसमें भी जो है आप कह लो कि न्यूट्रॉन होता है। तो लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पे 1, 3, तो इसको हम लिखेंगे T2O, ये रेडियो एक्टिव वाटर कहलाएगा। अब लिखा सारों को H2O ही जाता है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जो मैस है हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा है, यानी इस पानी का वजन जो है आपको लगभग मिलेगा कोई 6 और 16, 22 ग्राम, ठीक है, या कह लो 22 AMU। एक मॉलिक्यूल का वजन होगा 22 AMU और एक मोलर पानी का वजन होगा 22 ग्राम। और यहाँ पर मिलेगा आपको 2 और 2 4, 4 और 16 20 ग्राम या 20 AMU। इस पानी हैवी वाटर का वजन 20 ग्राम मोलर मैस है और AMU मॉलिक्यूलर मैस है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोटीन को, तो प्रोटीन का वजन होगा नॉर्मली जो आप लिखते हो 18 ग्राम या 18 AMU, एक वाटर मॉलिक्यूल का वजन होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? तो स्टूडेंट्स याद रखो, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली जो है विलियम क्रूक्स ने ही डिस्कवर किया था, लेकिन काम और इलेक्ट्रॉन को डिक्लेयर करने का काम जोसेफ जॉन थॉमसन ने किया था 1897 में। तो लिहाजा आप कह लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने या थॉमसन ने डिस्कवर किया था 1897 में। और फिर 1886 में प्रोटॉन डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने। बहुत से साइंसदान जो है वो आए प्रोटॉन की स्टडी करने के लिए, लेकिन गोल्डस्टाइन जो है कह लें कि प्रोटॉन का डिस्कवरी का बानी बना। और 1932 में तकरीबन कोई 50 साल से ज़ायद के अरसे में डिस्कवर हुआ न्यूट्रॉन। ये जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, उसने एक एक्सपेरिमेंट में दिया था जो आपकी किताब में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो, हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, ये तैयार लाजमी कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम न्यूट्रॉन? यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रॉन से कैसे फ़र्क में है? तो स्टूडेंट्स आपने कुछ खसूसियात लिख लेनी है कि इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज वेयर एज न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल, मोर ओवर इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइटर पार्टिकल वेयर एज न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बहुत से फ़र्क हैं कि पहले तो चार्ज का फ़र्क है कि भाई जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो है हल्का सा पार्टिकल है, इसका वजन काफ़ी कम होता है। अब क्या वजन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और न्यूट्रॉन का वजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, 18 से 36 गुना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन से वजनी होता है। तो ये दो फ़र्क आपको मैंने बता दिए। 2 नंबरों का सवाल आना है तो बड़े हैं। उसके बाद आपका चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल में सवाल किया जा रहा है, एक्सप्लेन हाउ एनोड रेज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें एनोड रेज जो है वो कैसे पैदा होती हैं। तो आप याद रखिएगा कि द रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजिंग द रेजिडुअल गैस। यानी कि अगर आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, लेट्स से दैट कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है
और इसमें आपके पास कोई भी गैस है, लेट्स से दैट अंदर कोई भी गैस है, इसके जो भी गैस है, लेट्स से हाइड्रोजन है, हीलियम, एक कोई गैस लेनी है, उसमें हम कहेंगे रेजिड्यूल गैस, रेजिड्यूल गैस जो अंदर रह रही है, रेजिड्यूल गैस। तो उसको आपने क्या करना है, रेजिड्यूल गैस को, रेजिड्यूल गैस अंदर मौजूद है और ये रेजिड्यूल गैस को आपने आयोनाइज कर दिया, यानी ये लेट्स से दैट कि ये कैथोड है और ये एनोड है। तो कैथोड से कुछ शुआएं निकल रही हैं, इस गैस को टकरा रही हैं और गैस को टकराने के बाद जो है कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकल रही हैं अपॉन बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट पे। आफ्टर आयनाइजेशन गैस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयंस विच बिगैन टू मूव टूवर्ड्स कैथोड। और इस तरह से क्या होता है कि अब डेफिनेटली लेट्स से दैट कि वी हैव अ डिस्चार्ज ट्यूब, अंदर कोई गैस है, लेट्स से उसमें इलेक्ट्रॉन है और अंदर इसके पॉजिटिव बॉडी है जो भी है, और जब इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रेज आके टकराएंगी इसको, तो आप कह लो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसने आके एटम से टकराया, तो आप m लिखोगे और फिर क्या होगा कि बेसिकली इस m में से यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा। तो अब ये एक सिनेरियो है, मैं अगला सिनेरियो इधर बना देता हूँ आपको। अब ये प्रोटॉन रह जाएगा यानी पॉजिटिव बॉडी रह जाएगी, इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया ये वाला, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आप दोबारा यहाँ लिख लो। तो यानी आप क्या लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस ये जो एक बॉडी थी जो शेल था, अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो बॉडी है यानी एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशन बनाओगे, राइट। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि आफ्टर आयनाइजेशन, इस अमल को आयनाइजेशन भी आप कहोगे क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है। सो इलेक्ट्रॉन के एटम में से निकल जाना और उसका आयन बन जाना आयनाइजेशन कहलाता है। So after ionization, gas molecules convert into positive ions which begin to move towards the cathode. So these positive ions are called the canal rays. और अब ये जो आपको नज़र आ रहा है पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, बेसिकली कैथोड रेज इस तरफ मूव कर रही थी, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट यू कैन से, और अब यहाँ से राइट से लेफ्ट मूव कर रही हैं कौन सी रेज, एनोड रेज। आप इनको नाम दे सकते हो कैनाल रेज का भी, आप इनको कैनाल रेज का नाम भी दे सकते हो। तो लिहाजा आप कह सकते हो कि आफ्टर आयनाइजेशन गैस मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयंस व्हिच बिगैन टू मूव टुवर्ड्स कैथोड। आप देख सकते हो कि ये कैथोड था, ये बॉडी कैथोड है और ये बॉडी जो है वो क्या है, एनोड है। तो आप देखो कि जो कैनाल रेज हैं ये कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया, द पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड द कैनाल रेज और एनोड रेज। सो जो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके किसी एटम को टकरा रहे हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टेस्ट योरसेल्फ 2.1। अब चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ 2.2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं टेस्ट योरसेल्फ 2.2 की। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट द सेंटर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है और उसने एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है जब उसने देखा उसकी ऑब्जर्वेशंस में उसने देखा कि अल्फा पार्टिकल को जब वो मार रहा था तो वो कंप्लीट रीबाउंस हो रहा था, ठीक है, कंप्लीट रीबाउंस। ये लफ्ज की करेक्शन है। और द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ हैवी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द गोल्ड फॉइल इंडिकेट दैट द होल मास ऑफ द एटम, क्योंकि आपको पता है कि अगर अल्फा पार्टिकल टकरा के बिल्कुल वापस आ रहे हैं इसका मतलब कोई चीज़ हैवी सी है जो टकरा के वापस आ रहे हैं, अदरवाइज तो टकरा के कहीं गुजर जाते या धकेल देते उसको। सो लाइज इन सेंटर, सो द होल ऑफ द मास ऑफ एन एटम लाइज इन सेंटर, सेंट्रल हैवी पोर्शन कॉल्ड दी न्यूक्लियस। ये तो ये सेंटेंस ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाउ वॉज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज। कैसे पता लगा कि एटॉमिक न्यूक्लियाई पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखो कि अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और जब न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो आपको पता है कि जब पॉजिटिव पार्टिकल से टकराता है तो वो रीबाउंस कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इस डिफ्लेक्शन से हमें क्या अंदाज़ा होता है, हमें इस बात से अंदाज़ा होता है कि जो पॉजिटिव पार्टिकल की जो रिफ्लेक्शन हुई है, मतलब जो एक डिस्पैच हुआ है दोनों का, अगर देखें ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं अल्फा पार्टिकल्स या न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये घुस जाते हैं एक दूसरे में, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिसमें आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैग्नेटिक उल्टी साइड्स आपस में जुड़ जाती हैं और स्टक कर जाती हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें आप कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। The deflection of few alpha particles proved that there is a center of positive charges in an atom। अभी आपको दिखाया कि एटम में सेंट्रल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, which is called the nucleus of an atom। Suppose if there is a negative charge on the nucleus, the alpha particles must stick within
विद इट बीइंग पॉजिटिवली चार्ज। और आपको पता है कि अगर न्यूक्लियस जो है वो नेगेटिव चार्ज होता तो वो अल्फा पार्टिकल जो है तो उसका स्टिक कर जाते, ठीक है, स्टिक मीन जुड़ जाते। विद इट बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि अब न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज है, बट एक्चुअली दीज डिफ्लेक्टेड विच इंडिकेट्स पॉजिटिव चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस। सो आप कह लेंगे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, बट एक्चुअली दिस डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए विच इंडिकेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जिससे पता लगा कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सो नेक्स्ट है जी द नेम द पार्टिकल विच डिटरमिन द मास ऑफ एन एटम। कौन से पार्टिकल मास बनाते हैं किसी भी एटम का? याद रखिएगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा मास बनाते हैं, न्यूक्लियस का मास बनाते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली आप ये भी कह सकते हो न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, आप इनको न्यूक्लियॉन्स का नाम भी दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द क्वांटम थ्योरी। एक थी क्लासिकल थ्योरी जिसको बिलीव किया रदरफोर्ड ने, एक थी क्वांटम थ्योरी जिसको बिलीव किया रदरफोर्ड ने। तो फॉलोअर था इसका रदरफोर्ड, इसका था नील बोहर। तो इसको प्रेजेंट किया था मैक्स प्लांक ने, इसको क्लार्क मैक्सवेल ने रिप्रेजेंट किया था। ये बात आपकी किताब में लिखी, लेकिन ये बात साइंसदान की क्वांटम थ्योरी को देने वाले की बात लिखी है। प्लांक्स कांस्टेंट का नाम पढ़ा होगा आपने। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन मूव इट रेडिएट्स एनर्जी कंटिन्यूसली। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से ये है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन है, और वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, तो उसका क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से है कि ये रेडिएट करेगा, एनर्जी निकालेगा। रेडिएट का मतलब है निकालना, तो एनर्जी जो है वो निकालेगा, ठीक है। और रेडिएट एनर्जी सो कंटिन्यूसली, बट क्वांटम थ्योरी सेड दैट एनर्जी इज़ नॉट एमिटेड कंटिन्यूसली। फिर क्वांटम थ्योरी ने हमें बताया कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली नहीं निकल रही होती है, ठीक है, बल्कि आप कह सकते हो कि एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यूसली निकल रही होती है, ठीक है। सो देयरफॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन द सेम ऑर्बिट। उसके बाद हमारे पास पांचवा सवाल आता है, हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। आप ये कैसे कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे कि h/2π mvr इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये आपने याद रखना है, ठीक है, nh/2π इज इक्वल टू mvr। याद रखिएगा, n की वैल्यू शेल होता है, शेल की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। आप मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर लो, इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपको समझ में आएगी। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर आप n की वैल्यू 1 प्लेस कर लोगे ये फार्मूला रहेगा। अगर n की वैल्यू 2 प्लेस कर दोगे तो ये फार्मूला हो जाएगा। फॉर n is equal to 3 mvr is equal to 3h/π. So it means angular momentum is h/2π in the first orbit. So it is 2 times of h/2π is second orbit, and 3 times h/2π in the third orbit. So quantized means quantity will change in whole number. Thus it proved that angular momentum is quantized or fixed for any orbit. तो आप कह सकते हो कि जो प्रूव होगा कि, तो यहाँ पर पता लग रहा है कि भाई अगर आपके पास कोई n की वैल्यू चेंज होगी तो फिर उसकी एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हर एनर्जी लेवल के लिए फिक्स एनर्जी है। सो इसमें से आप कह सकते हो कि जो एंगुलर मोमेंटम है या किसी भी कह लो कि शेल की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, कैलकुलेट की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है टेस्ट योरसेल्फ 2.3। जिस बात करते हैं टेस्ट योरसेल्फ 2.3 की। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन p सब शेल। तो इसके जवाब से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से जितनी भी वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह आप तक जो है वो वक्त पे पहुँचेंगी। सो यहाँ पर सवाल है जी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं p सब शेल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, मेरी एक वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेस GS अकेडमी, ये आप लाजमी देखिएगा। अभी YouTube पे आप लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेस GS अकेडमी, तो आपको मेरी वीडियो रैंक करती हुई नज़र आएगी। तो वो आप लाजमी देखो ताकि ये सारे सवाल आपको फिर इजीली करने आ जाएंगे। बहरहाल इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। ये कैसे होते हैं तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। सो हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन सेकंड शेल? तो सेकंड शेल है, पहला जो शेल है ना के शेल, के में एक ही सब शेल होता है एस, और एल में होते हैं 2 सब शेल एस और पी। एल के बाद एम आता है, एम में होते हैं एस पी और डी, और जो एम के बाद एन आता है उसमें एस पी और डी और एफ, यानी 4 होते हैं। तो वो पूछ रहा है एल में कितने होते हैं। सो द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू द वैल्यू एन। सेकंड शेल मींस एल शेल, यानी दूसरा शेल जो है वो एल शेल है, एंड एन इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आपको पता है कि पहला शेल है तो यहाँ पर आप कहोगे ये 1 है, ये दूसरा शेल है तो यहाँ पे कहोगे दूसरा शेल है, तीसरा चौथा है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 2 लिखेंगे, एल की वैल्यू 2 है ना, दूसरा शेल है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ सब शेल्स इन सेकंड शेल विल बी 2। तो सब शेल भी आपको पता है 2 ही आएंगे इसमें, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन भी 8 आएंगे। एल में वैसे भी आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, दोनों को मिलाओ तो 8 हो जाते हैं। सो एस एंड पी जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल 2p ऑर्बिटल एंड देन 3s ऑर्बिटल? क्यों इलेक्ट्रॉन जो है पहले 2p ऑर्बिटल को फिल करता है फिर 3s को? तो याद रखिएगा कि एनर्जी की बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल लेसर इन एनर्जी एज कम्पेयर टू 3s ऑर्बिटल, तो लिहाजा द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ 3s ऑर्बिटल। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड फर्स्ट इन 2p देन इन 3s। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इफ both K and L shells of an atom are completely filled, what is the total number of electron present in them? यानी कि अगर K और L शेल में जो है किसी भी एटम के completely filled है, यानी K और L शेल जो है किसी भी एटम का completely filled है, ठीक है, K और L फिल हो गए हैं, यहाँ पर K आपने कैपिटल कर लेना है, ठीक है, K और L फिल हो गए हैं। What is the total number of electrons present in them? तो K में 2 होते हैं, L में 8 होते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। So there are 2 electron in K cell and 8 electron in L shell. So therefore total number of electron is 10 in this atom. उसके बाद हमारे पास आता है जी 5वां सवाल, What is the electronic configuration of hydrogen atom? तो इसकी होगी 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही होगी। उसके बाद ही व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस? राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है फास्फोरस का वो क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो एटॉमिक नंबर फास्फोरस का जो है वो 15 है, और KLM अगर देखें आप 15 इलेक्ट्रॉन फिट करने हैं तो K में 2 आएंगे, L में 8 आएंगे, M में 18 आ सकते हैं, लेकिन बचे 5 है ना, क्योंकि 2 और 8 10, 15 करने हैं तो 5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएंगे ना। तो अब K में आपको पता है 1s2 आता है, L में आपको पता है कि 2s2 और 2p6 आता है, और M में 3 सबशेल आते हैं, लेकिन हमारे पास 3 सबशेल की जगह नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, 2 S में डाल देंगे और 3 P में डाल देंगे, ये हो जाएगी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन। फिर मैं आपसे कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेस GS एकेडमी, अभी आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखो और मेरी वो वीडियो देखो जिसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं शेल में, सब शेल में। इंशाल्लाह ये सारी एक्सरसाइज आप फिंगर टिप्स पे खुद ही कर लोगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 13 एंड एटॉमिक मास 27, एक एलिमेंट है, लेट्स से कोई भी एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 13 है और मास नंबर 27 है। वैसे मैं गेस करूं तो ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और मास नंबर 27 होता है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन ईच एटम ऑफ द एलिमेंट? तो कितने होंगे इलेक्ट्रॉन हर एटम में इस एलिमेंट के? तो याद रखो जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी जो Z होता है वही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। Z इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। तो आप कहोगे कि एटॉमिक नंबर 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 13 होंगे, 13 होंगे। उसके बाद क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन M शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15? तो स्टूडेंट्स अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 15 है, उसके M शेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? तो आपने देखिए सेटिंग कर ली हमने पहले, K में 2 डाल दिए और L में 8 और डेफिनेटली 5 बच गए। M में तो हम कहेंगे कि उसके होंगे M शेल में 5। हम ये भी कह सकते हैं कि जो उसकी वैलेंसी होगी वो 5 होगी, क्योंकि जो आउटर शेल है, यानी M आउटर शेल बना हुआ है इस वक्त, याद रखो सबसे आखिरी शेल को आउटर शेल कहते हैं। तो जो आउटर शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो वैलेंस शेल है, ये वैलेंसी 5 है, उसका ये वैलेंस शेल है। M शेल एक वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 5 है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल? ये हर साल बोर्ड में 2 नंबर का सवाल आता है, बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल मीन कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड, आ सकते हैं इन शेल, एक्यूमुलेटेड का मतलब है आ सकना,
इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय 2n² फार्मूला। जैसे k है उसमें आपको पता है कि n की वैल्यू 1 है तो स्क्वायर लगा दो तो अब आंसर आपके पास आएगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 2 2 ही होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 8 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 18 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 2 32 होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं टेस्ट योरसेल्फ 2.4 की। Why do isotopes of an element have different atomic masses? यानी कि एलिमेंट के आइसोटॉप्स के मैसेस क्यों डिफरेंट होते हैं। जैसे वीडियो के शुरू में बताया कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कि अब यहाँ पर आपको तीनों हाइड्रोजन नज़र आ रही हैं और इसमें इसका नाम जो है वो प्रोटियम है, इसका नाम ड्यूट्रियम है, इसका नाम ट्रीटियम है, लेकिन इसका मैस 1 है, इसका मैस 2 है, इसका मैस 3 है। तो आप कह सकते हो कि एटॉमिक मास इज सम ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि ऐसा इसलिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, अगर आप वो निकाल के देखो, ये देखो ये हमारे पास पेज है अभी, तो यहाँ पर आप देखो इसमें सम निकाला तो इसका जो सम निकला वो क्या निकला, इसका सम जो निकला वो दैट वाज समथिंग लाइक 1, इसका सम निकला 2, इसका सम निकला 3। सो दैट मेक्स एन आइडिया एटॉमिक मास इज द सम ऑफ protons and neutrons, right? So that is how you're gonna take it on. Since all the isotopes of an element have different numbers of neutrons, अब आपको पता है कि सारे elements में तो different होते हैं like neutrons, so therefore isotopes of an element have different number of atomic masses. तो आप याद रखिएगा अगर न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर मास भी, अब इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसमें एक है, इसमें 2 है, तो इसलिए मास फर्क आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन कार्बन 12 एंड कार्बन 13। तो न्यूट्रॉन अगर हम देखें कार्बन 12 में जो है वो हम निकाल लेते हैं। हमारे पास आपको पता है कि कार्बन 12 का मतलब मैस, अगर आप 12 में से 6 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 6, राइट। तो वी हैव 6 न्यूट्रॉन्स। और अगर आप निकालना चाहें कार्बन नंबर 13 का तो आप 13 में से 6 को माइनस करेंगे और आंसर आएगा 7। तो आप कह सकते हैं कि जो कार्बन 12 है उसमें न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हैं 6 और जो कार्बन 13 है उसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो हैं 7। तो ये इसका आंसर होगा, राइट। तो यहाँ थोड़ी सी करेक्शन थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी थर्ड क्वेश्चन, राइट। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में किया जा रहा है जी, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द यूज ऑफ रेडियो आइसोटॉप इन मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी। मेडिसिन में क्या इस्तेमाल होता है, रेडियोथेरेपी में क्या होता है। तो मेडिसिन में आयोडीन 11 जो है यहाँ पर होगा आयोडीन 131, आयोडीन 131 इस्तेमाल होता है टू डायग्नोस गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। एंड रेडियोथेरेपी में जो है स्किन कैंसर का जो है इस्तेमाल होता है। याद रखियो कि आयोडीन 131 जो है वो गोइटर के इलाज में इस्तेमाल होता है आपके थायराइड ग्लैंड के लिए, और रेडियोथेरेपी में जो है स्किन कैंसर के तौर पे इस्तेमाल होता है फॉस्फोरस 32, ठीक है। यानी रेडियोथेरेपी में फॉस्फोरस 32 का इस्तेमाल है और ये फॉस्फोरस 32 बेसिकली क्या करता है, स्किन कैंसर का इलाज करता है। तो रेडियोथेरेपी और स्किन कैंसर में फॉस्फोरस 32 इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ रहा है कि हाउ इज गोइटर इन थायराइड ग्लैंड डिटेक्टेड। जो गोइटर है वो थायराइड ग्लैंड में कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स गोइटर जो थायराइड ग्लैंड में डिटेक्ट किया जाता है आइसोटोप आयोडीन 131 की मदद से जो है वो गोइटर को डिटेक्ट किया जाता है। डिफाइन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बताएं। आ रिएक्शन इन विच हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम स्प्लिट इनटू 2 और मोर लाइटर एलिमेंट। यूरेनियम टूट जाता है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आगे हिट इसको करता है तो वो बेरियम में और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। स्प्लिट इनटू 2 और मोर लाइटर एलिमेंट्स, फिलहाल 2 में आपको स्प्लिट करते हुए नजर आ रहा है। विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये जो 3 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन और बनते हैं, ये 3 जो है ऐसे होना था, 3 लाइक दिस, ये 3 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स और बनते हैं और बहुत सी एनर्जी भी निकलती है, प्लस आप एनर्जी भी लिख सकते हो, लॉट ऑफ एनर्जी। आपको पता है एटॉमिक बॉम्ब में ये सीन हो रहा होता है, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। आपका जो सूरज है वहाँ पे बहुत से ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं, इसलिए सूरज की हीट यहाँ तक आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा हो रही हैं जिस वजह से। सो व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप, ये यूरेनियम 235 जो है वो टूट जाता है, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे आप
238 को आपने ब्रेक किया, उसमें से भी एनर्जी निकल रही है। 235 को भी तोड़ोगे, उसमें से भी एनर्जी निकलेगी। तो इस एनर्जी का क्या इस्तेमाल है? तो याद रखो स्टूडेंट्स, इस एनर्जी का इस्तेमाल है कि इसमें हम स्टीम इंजन चलाते हैं, बॉयलर्स चलाते हैं। इसकी स्टीम से बेसिकली हम क्या करते हैं कि एनर्जी का इस्तेमाल स्टीम बनाने के लिए कर लेते हैं। होता क्या है कि एनर्जी यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, स्टीम बना लेते हैं और वो बॉयलर्स को डेफिनेटली चलाती है। बॉयलर्स फिर आगे से आपको पता है कि वो टरबाइन चला सकते हैं, टरबाइन चलाने से फिर बिजली पैदा होती है। उसके बाद नेक्स्ट किया पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन फिजन रिएक्शन। तो 3 न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ये मैंने आपको यहाँ बताई है, ठीक है। तो यूरेनियम 235 फिजन प्रोड्यूसेस 2 एटम्स ऑफ विच एलिमेंट। यूरेनियम 235 अगर लेट्स से इसका फिजन रिएक्शन हुआ है, आप यहाँ पे फिजन रिएक्शन लिखो, फिजन रिएक्शन प्रोड्यूसेस 2 एटम्स ऑफ विच एलिमेंट। ये भी आपको मैंने बताया था, इसमें बेरियम और क्रिप्टॉन हुए थे, तो आपने ये लिख देना है बेरियम और क्रिप्टॉन। तो ऐसे इनके एटॉमिक नंबर्स भी आप लिख दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी वीडियो, होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ रहें। खुरम शहजाद को इस वक्त इजाज़त दें, अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा।